वंस अगेन वेलकम बैक टू द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, हमने कई बार ऐसा देखा है और कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यूपीएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देती है जो कि स्टैंडर्ड सोर्स से बाहर हो। ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्स से बाहर हो। अब ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो 5 अटेम्प्ट देते हैं, पांचों में 5 प्रीलिम्स निकालते हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं जो एक बार जिनका प्रीलिम्स होता है उसके बाद प्रीलिम्स रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस प्रीलिम्स वो क्लियर करते चले जाते हैं। अब इसके पीछे अगर आप कोरोलरी देखोगे, इसके पीछे का आप लॉजिक देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, अगर कोई बंदा 4 बार, ठीक है, अगर वो बंदा 4 बार प्रीलिम्स लिखता है, 4 टाइम्स इफ ही राइट्स प्रीलिम्स, और अगर 2 बार फेल करने के बाद लगा तीसरे बार अगर वो पास करता है तो कोई बहुत बड़ा नॉलेज गैप वो कवर नहीं कर सकता। या जिसने 5 बार ढंग से यूपीएससी की तैयारी करी है और उसके बाद 6th अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स निकालता है, तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा मतलब नॉलेज उसके अंदर आ जाता है जिससे प्रीलिम्स निकल जाता है? ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स निकालने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है नॉलेज, आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। इस नॉलेज के साथ आपके पास स्किल भी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बट नॉलेज के साथ आपके पास स्किल भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, लोग ऐसा कहते हैं कि हिस्ट्री में जो है लॉजिक्स नहीं लगते, हिस्ट्री में एलिमिनेशन नहीं लगता। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन एलिमिनेशन का है भी नहीं। ठीक है, एकदम कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है। कॉमन सेंस का मतलब कि अब आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप इस आंसर को कर दोगे। ठीक है, तो है क्या, जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। 2021 का क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो क्या होता है कि जिसने भी हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा होगा, श्योर उसने इतने डीप में तो नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये बियॉन्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो अलग केस है, बट वैसे तो जीएस वालों ने इसको नहीं पढ़ रखा होगा। तो अब इसको डील करने के लिए क्या है, द निजामत ऑफ आरकोट एमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। अब निजामत आरकोट हैदराबाद स्टेट कुछ पता नहीं। उसके बाद द मैसूर किंगडम एमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। द मैसूर किंगडम एमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, पता नहीं। रोहिलखंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। ठीक है ना, अहमद शाह दुरानी। अब जैसे मैंने आपको मेंस में भी बोला है और प्रीलिम्स में भी बोला है कि थीम के तरफ जाओ। ठीक है ना, थीम के तरफ जाओ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल चीज़ों को रखो। सिंपल चीज़ों को रखने का ये मतलब है कि थीम के तरफ जाओ, थीम को डिकोड करो, रिलेशन को पकड़ो, रिलेशन को पकड़ करके एलिमिनेट कर डालो। अब कैसे करोगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निजामत ऑफ आरकोट। तो यहाँ पर जो थीम है वो क्या है, निजामत ऑफ आरकोट। थीम क्या है, निजामत ऑफ आरकोट। दूसरा क्या है, एमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। ठीक है, मतलब कि हैदराबाद स्टेट से आरकोट निकला है। पता नहीं, शायद निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, क्योंकि आरकोट वहीं पर है। ठीक है ना, आरकोट है वहीं पर है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मैसूर किंगडम एमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है ना, मैसूर किंगडम कहां से निकला, मैसूर भी वहीं है, विजयनगर भी वहीं है। ठीक है ना, मैसूर भी वही है, विजयनगर भी वही है। उसके बाद क्या है, हमें पता नहीं। उसके बाद क्या है, रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी। अब एक बात बताओ, रोहिलखंड कहां पर है? रोहिलखंड जो है वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। अगर मैं आपको बोलूं रोहिलखंड कहां पर है, तो वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। ठीक है ना, वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। अब सेंट्रल इंडिया होने का क्या मतलब है कि वो इंडिया में तो है। ठीक है ना, इंडिया में है। और क्या बता रहा है यहां पर कि ये जो टेरिटरी है वो कहां से बनी है, तो अहमद शाह दुर्रानी की जो टेरिटरी है वहां से निकाल करके इसको बनाया गया है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि इंडिया ऐसा है, यहां पर कहीं पर इस रोहिलखंड किंगडम को लाया गया है। हमें यह भी नहीं पता रोहिलखंड कहां पर है, रोहिलखंड बागेंडखंड कुछ नहीं पता हमें बस इतना पता है कि रोहिलखंड कहीं पर है, सेंट्रल इंडिया में कहीं पर है। अब एक बात बताओ, सेंट्रल इंडिया में जिस टाइम की ये बात की जा रही है, मैसूर किंगडम की बात की जा रही है, मैसूर की किंगडम मतलब टीपू सुल्तान, निजामत ऑफ आरकोट की बात की जा रही है, आरकोट भी उसी टाइम का, मतलब कि मॉडर्न मिडिवल, अब बीच का ही टाइम बताओ। तो बीच के टाइमिंग में क्या था, अहमद शाह दुर्रानी आपको लगता है कि इंडिया में होगा जिस समय मुगल अंपायर पीक पे था?
1700 के आसपास औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल अंपायर गिरा, तो ऐसा नहीं गिरा कि सब खत्म हो गया, ठीक है ना। वो 1857 में खत्म हुआ था, उसको गिरने में 100 साल लग गए थे। तो आपको लगता है कि मुगल अंपायर के होते हुए कोई दूसरा किंगडम या कोई दूसरा राजा रूल कर सकता है सेंट्रल इंडिया पे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर होता होता तो हमें पता होता दुर्रानी के बारे में, हमने सुना ही नहीं। हमने बस ये सुना है कि दुर्रानी जो है वो अफगानिस्तान से आए थे, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उधर से आए थे, वो इंडिया में रहे और वो भी आए। अब देखो ये दुर्रानी, आपने सुना होगा एक मूवी आई थी डॉन नंबर 1 टाइप की, आपने वहाँ पर, वो बचपन में आई थी, 2007-8 की मूवी थी। तो उस समय क्या था कि दुर्रानी आपने नाम सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि वो अफगानिस्तान का डॉन रहता है, और लिटरली दुर्रानी उरानी नूरानी दुरानी वहीं से आते हैं। तो और ये भी आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है कि जो वहाँ से आते हैं वो इंडिया को लूटते हैं, लूट करके चले जाते हैं। ये कॉमन सेंस है कि वो लूटते हैं चले जाते हैं। जो आदमी लूट के चला जा रहा है, क्या कभी वो किंगडम बनाएगा? वो कभी किंगडम नहीं बनाएगा। तो जब वो किंगडम नहीं बनाएगा तो ये गलत ही हो गया कि टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। जो आदमी लूट करके चला जाएगा तो भाई फिर तो तुमने वो छोड़ ही दिया, फिर तुम्हारे लूटे हुए किंगडम से बनाने का नहीं बनाने का कोई सवाल ही नहीं होता। जब तुम लूट के चले गए हो तो तुम तो वहाँ एस्टेब्लिश ही नहीं हो। जब तुम वहाँ एस्टेब्लिश नहीं हो, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा स्टेटमेंट। और जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, सी हट गया, डी हट गया, सी हट गया और डी हट गया। अब क्या बचा है? ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। अब ए एंड बी में आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द निजामत ऑफ आर्कोट एमर्ज आउट ऑफ स्टेट ऑफ हैदराबाद। अब हमें बस यही स्टेटमेंट को देखना है। ये स्टेटमेंट को इसलिए देखना है क्योंकि 2 तो सब में है, एनीवे दूसरा करेक्ट है। अगर हमें अपने लॉजिक पर विश्वास है तो एनीवे दूसरा करेक्ट है, तो दूसरा हम क्यों पढ़ें? हम क्या पढ़ेंगे? पहला, द निजामत ऑफ आर्कोट एमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। अब एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, ठीक है, निजामत ऑफ आर्कोट ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आर्कोट भी वहीं पर था, कर्नाटिक रीजन से थोड़ा वेस्ट वार्ड था वो, और हैदराबाद भी वहीं पर था। लेकिन आपको ये पता होगा हैदराबाद लास्ट तक मतलब ब्रिटिशर्स के आने तक हैदराबाद का जो नवाब था वो चाहता था कि हैदराबाद अब इंडिया में ना मिले, और वो एशिया का बहुत अमीर आदमी में से एक आदमी हुआ करता था। तो आपको लगता है क्या कि जो इतना पावरफुल होगा, जो ब्रिटिशर्स के साथ भी कॉर्डियली रहा होगा, क्योंकि तब तक तो ब्रिटिशर्स आ गए थे, 1600 से ब्रिटिशर्स आ गए थे, ठीक है, तो जो इतना उसकी टेरिटरी से कोई अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद कोई निजामत बनाएगा, क्योंकि हैदराबाद के रूरल को भी निज़ाम कहते थे। और अगर हैदराबाद से कोई कट करके अलग हो रहा है और वो अपने आप को वो भी निजामत अगर अपना नाम रख रहा है, इसका मतलब क्या है? अथॉरिटी ऑफ हैदराबाद का निज़ाम या हैदराबाद का हेड और अथॉरिटी ऑफ आर्कोट का हेड बराबर है। क्या इतना अमीर आदमी कभी, आप खुद सोचो, इतना अमीर आदमी क्या कभी दूसरे स्टेट को अपने लेवल पर आने के लिए हाँ बोलेगा? वो कभी नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। हाँ, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि यार वो क्यों अपना कोई रेवेन्यू लॉस करना चाहेगा? और दूसरी बात ये है, आपने देखा होगा मुगल अंपायर से अवध अलग हुआ, ठीक है, अवध छोड़ बंगाल अलग हुआ, ठीक है। तो मुगल अंपायर के हेड को हम लोग कहते थे बादशाह या शहनशाह। क्या हम लोग बंगाल के हेड को बादशाह या शहनशाह कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं, सिंबॉलिकली अलग कर रहे हैं। हम लोग उनको नवाब कह रहे हैं, हम नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है ना, इस तरह का आपने वो सुना होगा। सिमिलरली अवध है, तो अवध में भी जो रूलिंग क्लैंस थे उनको भी हम लोग नवाब्स कहते थे, और जो फीमेल होती थी उनको हम लोग बेगम कहते थे। सिमिलरली सादत खान का कोई टाइटल नहीं था, बुरहानुल मुल्क टाइटल था उनका। तो खैर अगर इतना नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है, बट बस हमें जानना ये है कि अगर हैदराबाद से वो अलग हो रहा है तो हैदराबाद में जो निज़ाम का टाइटल है वो रख ही नहीं सकता, सिंबॉलिकली उसको अलग रखना है। तो जब वो अलग रखना है तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो आंसर क्या इसका बचेगा? बी, ठीक है। ये इस तरीके के लॉजिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे, कितना भी पढ़ लो, 30 से 35 क्वेश्चन ही आएंगे। बाकी के क्वेश्चन प्रीलिम्स में लॉजिक से ही होंगे, ठीक है। 23 के प्रीलिम्स के बाद ये नंबर और घट गया है। एक वर्ड भी अगर रटा हुआ होगा ना तो भी 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाओगे, कट ऑफ जाएगी 50 पर, ठीक है। गुड लक।